नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तह तक। खबर तह तक पर दिखाई जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है मोहरा। यह फिल्म वर्ष 1994 ईस्वी में रूपहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और यह उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्मों में दूसरे नंबर पर थी। इस फिल्म के निर्देशक थे राजीव राय और फिल्म में मुख्य भूमिका अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन ने निभाई थी। जबकि इस फिल्म में 3 खलनायक थे। मुख्य खलनायक की भूमिका में थे नसरुद्दीन शाह, इसके अलावा राजा मुराद और गुलशन ग्रोवर ने भी खलनायक की भूमिका निभाई थी। वहीं इस फिल्म में परेश रावल और सदाशिव अमरापुरकर ने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। परेश रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की तिकड़ी कई फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी और यह उस क्रम की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य और संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म में गानों को स्वरबद्ध किया था उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक आदि कलाकारों ने। यूं तो इस फिल्म के सभी गाने श्रुति मधुर थे, लेकिन उसमें से भी ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना तूने किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम तो कितनी सुंदर हो। और तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त गाने ने अपार प्रसिद्धि पाई थी। तो आइए अब जानते हैं क्या है फिल्म मोहरा की पूरी कहानी। फिल्म मोहरा की कहानी की शुरुआत पुलिस के द्वारा नशा तस्कर गिरोह के एक सदस्य को पकड़कर जेल में डालने ले जाने के दृश्य से होती है। यह अपराधी जेल ले जाने के क्रम में पुलिस पर हमला बोल देता है। तभी वहां जेलर, जिसकी भूमिका कुलभूषण खरबंदा ने निभाई है, वहां आ जाता है और उस अपराधी को एक जोरदार चपट लगाते हुए जेल के सलाखों के अंदर बंद कर देता है। जेलर के वहां से जाने के बाद वह अपराधी पुलिस को सुनाते हुए कहता है कि इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी जेलर। उस अपराधी से निपटकर जेलर अपने ऑफिस में आकर अपराधियों से जुड़े कुछ फाइल देखने लगता है। तभी उसके फ़ोन की घंटी घनघना उठती है। जेलर रिसीवर को उठाकर बात करता है तो दूसरी तरफ से उसकी बेटी रोमा, जिसकी भूमिका रवीना टंडन ने निभाई है, अपने पिता से मिलने आने की बात करती है और वह भी अभी। इस पर जेलर कहता है कि तुम तो अभी मुंबई में हो, मैं आज कैसे तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तब वह अपने पिता से कहती है कि मैं मुंबई में नहीं, अपने घर में हूँ। बेटी की बात सुनकर जेलर तुरंत अपने कार्यालय से अपनी बेटी रोमा से मिलने घर चला आता है। जेलर जब रोमा से उसका हालचाल पूछने के बाद अचानक उसके इस प्रकार से घर आने को लेकर सवाल करता है, तब उसकी बेटी रोमा, जो एक पत्रकार है, वह बताती है कि उसे जेल में बंद अपराधियों पर कुछ विशेष रिपोर्ट तैयार करनी है, इसलिए वह यहाँ चली आई। फिर वह अपने पिता के साथ अपराधियों से मिलने के लिए जेल चली जाती है। जेलर रोमा को लेकर जेल के अंदर अपराधियों से मिलने के लिए ले जा रहा होता है। तभी पीछे से नशा का धंधा करने वाला वही अपराधी जिसे जेलर ने थप्पड़ मारा था, पीछे से एक रॉड से जेलर पर प्रहार करता है, जिससे जेलर गिरकर अचेत हो जाता है। तब वह अपराधी अपने गिरोह के कुछ अन्य अपराधियों के साथ रोमा से बलात्कार करने का प्रयास करता है। तभी उस जेल में बंद एक अन्य अपराधी विशाल, जिसकी भूमिका सुनील शेट्टी ने निभाई है, वहाँ आ जाता है और रोमा के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहे अपराधियों से भिड़ जाता है और सबको मार मार कर कचूमर निकाल देता है। रोमा इस बात के लिए विशाल को धन्यवाद देती है। तब तक जेलर को भी होश आ जाता है और वह विशाल को अपनी बेटी को इन अपराधियों से बचाने के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बेटी रोमा को लेकर घर वापस चला आता है। अगले दिन रोमा जेल में आकर विशाल से मिलती है और उससे यह जानने का प्रयास करती है कि वह किस कारण से जेल में बंद है। विशाल उसे सिर्फ यही कहता है कि वह हत्या के जुर्म में जेल में बंद है, लेकिन रोमा के पूछने के बावजूद वह शुरुआत में उसे नहीं बताता है कि यह जुर्म उसने किस परिस्थिति में किया।
इस पर रोमा कहती है कि अब यह उसकी दोस्त बन गई है क्योंकि उसने इसकी इज्जत लूटने से बचाई थी। फिर वह अपने इस दोस्ती का हवाला देते हुए विशाल से कहती है कि तुमने किस परिस्थिति में हत्या की यह मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें जेल से बाहर करने में मदद करूंगी क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं। रोमा द्वारा बार बार दोस्ती का हवाला दिए जाने के बाद विशाल उसे उस वाकया को सुनाने लगता है जिस कारण उसने हत्या की और जेल की सज़ा हुई। विशाल उसे बताता है कि वह पहले एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी पत्नी और एक साली जो वहाँ पढ़ने के लिए उसके घर आई हुई थी उसके साथ काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन वह अपनी साली को कॉलेज में छोड़कर घर आ गया। तब वहाँ उसकी साली अपने बॉयफ्रेंड टोनी, जिसकी भूमिका विनय सप्रू ने निभाई है, के साथ अपनी कक्षा में जाने लगती है। उसे देखकर नशा का कुछ कारोबारी छात्र जो वहाँ पढ़ रहा होता है उससे चिढ़ जाता है और विशाल की साली के साथ बलात्कार करने का निश्चय करता है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह रोमा के बॉयफ्रेंड टोनी का ही सहारा लेते हैं। वह एक झूठा बर्थडे पार्टी का आयोजन करते हैं जिसमें टोनी के साथ विशाल की साली भी आती है। यहाँ वे टोनी को नशा की गोली देकर नशे की हालत में एक कोठरी में बंद कर देते हैं और विशाल की साली के साथ मिलकर नाच गाना और मस्ती करने लगते हैं। इसी क्रम में विशाल की साली को भी उसके न करने के बावजूद कोल्ड ड्रिंक के नाम पर नशा पिला दिया जाता है और फिर नशे की हालत में ये सारे उससे बलात्कार करने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में उन गुंडों से अपनी इज्जत बचाने के प्रयास में विशाल की साली छत से नीचे गिर जाती है जिसमें उसकी जान चली जाती है। विशाल को जब इस घटना की जानकारी मिलती है तब वह उन गुंडों को जेल के सलाखों में बंद करवाकर अपनी साली को न्याय दिलाने के लिए टोनी से थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। लेकिन जब मुकदमा चलता है तब टोनी उन गुंडों के डर से विशाल की साली के नशा करने और नशे की हालत में छत से गिर जाने के कारण मौत हो जाने की बात करता है। इस मामले में भी उन गुंडों से पैसा लेने के कारण सरकारी वकील उन गुंडों के पक्ष में हो जाता है और इस बात का प्रतिकार नहीं करता है, जिससे सभी गुंडे बाइज्जत बरी हो जाते हैं। उल्टे सरकारी वकील टोनी को भी अवैध रूप से नशा के व्यापार करने के आरोप में कुछ समय के लिए जेल में डलवा देता है। टोनी के जेल से बाहर आने पर विशाल उससे अपनी साली की मौत के बारे में गलत बयानी को लेकर सवाल करता है। तब वह कहता है कि उन गुंडों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद विशाल वहाँ से अपना घर आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना घर पहुँच पाता, वही गुंडे जिन्होंने इसकी साली की इज्जत लूटने का प्रयास किया था, जिस क्रम में उसकी साली छत से गिर जाने कर मर गई थी, वह सब विशाल की पत्नी का इज्जत लूटने के लिए विशाल का घर आ गए थे। उन गुंडों से अपनी इज्जत बचाने के लिए विशाल की पत्नी ने सब्जी काटने वाले छुरे से अपने पेट में वार कर खुद को घायल कर लिया और ज़ोर ज़ोर से इन गुंडों से अपनी रक्षा के लिए आवाज़ लगानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर और गुंडे घबरा गए और वहाँ से भाग गए। तभी विशाल वहाँ पहुँच गया और अपनी पत्नी की इस हालत को देखकर उसे बचाने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह अपनी पत्नी को बचा नहीं सका। हालांकि उसकी पत्नी ने मरने से पहले विशाल को यह बता दिया कि जिन गुंडे की वजह से मेरी बहन की मृत्यु हुई वही गुंडे यहाँ मेरी इज्जत उतारने के लिए आए हुए थे। यह सुनकर विशाल उस गुंडों की तलाश में उसी छुरे को लेकर निकल गया और एक एक कर चारों गुंडों को जान से मार दिया। बाद में इस मामले को लेकर मुकदमा चला जिसमें विकास को आजन्म कारावास की सज़ा मुकर्रर हुई, जिसे वह इस जेल में रहकर काट रहा है। यह सुनकर रोमा की आंखें नम हो गई और विशाल को यह ढाढ़स बंधाकर कि वह जल्दी इस मामले को फिर से खुलवाकर उसे जेल से रिहा करवा देगी। विशाल के पास से आकर रोमा पुलिस अधीक्षक कामदेव, जिसकी भूमिका सदाशिव उमरापुरकुर ने निभाई है, से मिलने उसके कार्यालय आती है। यहाँ वह खुद को एक पत्रकार बताते हुए विशाल के अपराध से जुड़ी हुई फाइल देखने की बात करती है। इस पर पुलिस अधीक्षक कामदेव उससे कहते हैं कि यह फाइल अमर नाम के पुलिस इंस्पेक्टर, जिसकी भूमिका अक्षय कुमार ने निभाई है, के पास है और यह उसके पास जाकर यह फाइल देख सकती है। जब रोमा अमर के कार्यालय में विशाल से संबंधित आपराधिक रिकॉर्ड देखने के लिए आती है, उस समय अमर अपने सहायक सब इंस्पेक्टर काशीनाथ, जिसकी भूमिका परेश रावल ने निभाई है, के साथ नशा और ड्रग के तस्करों को पकड़ने के लिए खुफिया अभियान में निकला हुआ है। रंगे हाथ इन अपराधियों को पकड़ने के लिए वह सब इंस्पेक्टर काशीनाथ को एक लड़की के वेश में इसके अड्डे में भेज देता है। उस अड्डे में पहुंचकर लड़की के वेश में सब इंस्पेक्टर काशीनाथ
नशा और ड्रग्स की आपूर्ति को लेकर उन गुंडों से सौदा कर लेती है। तभी एडवांस देने के क्रम में उसका भेद खुल जाता है और गुंडे उसकी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। इसी समय इंस्पेक्टर अमर वहां आ जाता है, जिसकी भूमिका अक्षय कुमार ने निभाई है, और न सिर्फ सब इंस्पेक्टर काशीनाथ की जान उन गुंडों से बचाता है, बल्कि सारे गुंडों को मार पीट कर लाकर अपने लॉकअप में बंद कर देता है। गुंडों से निपटकर अपने ऑफिस आने पर अमर एक लड़की को अपना इंतजार करते हुए पाता है। वह उस लड़की का पता और काम पूछता है। इस पर वह लड़की अपना नाम रोमा बताते हुए काम को लेकर यह बताती है कि पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उसे विशाल से जुड़ी आपराधिक रिकॉर्ड देखने के लिए यहाँ भेजा है। इस समय वह इस रिकॉर्ड को लेने के लिए यहाँ आई है और लंबे समय से उसके आने का इंतजार कर रही है। फिर जब वह वहाँ इंस्पेक्टर अमर द्वारा अकेले ही गुंडों की मांद में घुसकर गुंडों की पिटाई कर पुलिस की जान बचाकर उन गुंडों को वहाँ से थाना लाकर लॉकअप में बंद करने की कहानी सुनती है, तो वह अमर से प्रेम करने लगती है। इसके बाद वह अमर से विशाल के आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित फाइल को लेकर अपना घर चली आती है। अमर के द्वारा इस तरह से उसके अड्डे पर जाकर गुंडों की पिटाई कर उसे लॉकअप में बंद कर देने की घटना से कर अपराधी सरगना जिब्रान, जिसकी भूमिका रजा मुराद ने निभाई है, अपने आदमियों पर काफ़ी गुस्सा करता है और पूछता है कि किसकी गलती से उसने इसके अड्डे में प्रवेश किया। इस बात को लेकर जब वह सवाल करता है तो पहले तो वहाँ सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तब द्वारपाल बताता है कि दरअसल उससे ही गलती हो गई कि पुलिस उसके अड्डे में पहुँचने में कामयाब हो पाई, क्योंकि गलती से उसने पुलिस को एक साधारण ड्रग खरीदने वाली लड़की समझ लिया था। यह सुनकर अपराधी सरगना जमरान उसके लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद उसकी जान ले लेता है, लेकिन वह पुलिस अधीक्षक कामरान पर दबाव बनाकर अपने चारों गुंडों को अमर के थाने से छुड़ा देने के लिए कहता है। जिस वक्त पुलिस अधीक्षक कामरान आपराधिक सरगना जिब्रान के कहने पर अमर के द्वारा गिरफ्तार किए गए अपराधियों को छोड़ रहा है, तभी वहाँ पहले रोमा आ जाती है और विशाल से जुड़ी आपराधिक फाइल दिलवाने में मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करती है। तभी इंस्पेक्टर अमर वहाँ आ जाता है और पुलिस अधीक्षक से कहता है कि मेरे जैसे पुलिस के अधिकारी अपनी जान पर खेल कर इन अपराधियों को पकड़ते हैं और आप जैसे बड़े अधिकारी उसे छोड़ देते हैं, तो इससे अपराध घटेगा नहीं बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। इंस्पेक्टर अमर की कई यह बात पत्रकार रोमा को और ज़्यादा प्रभावित करती है और वह इंस्पेक्टर अमर से और ज़्यादा प्यार करने लगती है। इंस्पेक्टर अमर को पुलिस अधीक्षक कामरान कुछ काम से अपने पास बैठा लेता है, तब रोमा वहाँ से निकलकर चली जाती है। पुलिस अधीक्षक कामरान के कार्यालय से निकलकर रोमा सीधे इंस्पेक्टर अमर के घर आती है और उसकी माँ से अमर से प्यार करने की बात करती है। ऑफिस का काम निपटाकर इंस्पेक्टर अमर जब अपने घर पहुंचता है तो वहां अपने पिता की तस्वीर को गौरवान्वित होकर देखता है। तभी उसकी मां वहां आ जाती है और उड़ाना भरे स्वर में कहती है कि तुम दोनों बाप बेटा पुलिस की ड्यूटी में जितने कर्तव्यनिष्ठ हो उतना ही प्यार के मामले में फिसड्डी हो। तुम इतने दिनों से प्यार कर रहे हो और मुझे बताया तक नहीं। यह सब सुनकर रोमा भी वहां चली आती है और विशाल से जुड़ी फाइलों को लेकर कुछ इस अंदाज में इंस्पेक्टर अमर से बात करती है कि उसकी मां को यह पक्का यकीन हो जाता है कि अमर और रोमा एक दूसरे को प्यार करते हैं। रोमा विशाल के प्रति हुए अन्याय और उसकी जेल में रहने के दौरान उसके अनुभवों से जुड़ी हुई नित्य नई नई कहानियां अपने अखबार में प्रकाशित करती है, जिससे जन जागृति बढ़ती है और लोग विशाल को कारागार से मुक्त करने की अर्जियां लगाना प्रारंभ कर देते हैं। इस अखबार का मालिक जिंदाल अपने प्रभाव का उपयोग कर विशाल से जुड़े केस को रीओपन करवाता है और जब इसकी सुनवाई हो रही होती है तो उसे गलत ढंग से फंसाने में सरकारी वकील तक के गुंडों से मिले होने और उन गुंडों के द्वारा आपस में वर्चस्व को लेकर एक दूसरे की हत्या करने का सबूत पेश कर देता है, जिससे न्यायाधीश तत्काल विशाल को जेल से रिहा करने का आदेश देता है। विशाल के मामले को लेकर रोमा के बार बार मिलने से इंस्पेक्टर अमर भी रोमा से प्यार करने लगता है। तब दोनों प्यार में खूब मस्ती करते हैं और मिस्टर जिंदाल के प्रयास से जब विशाल जेल से रिहा हो रहा होता है तब जेलर यानी रोमा के पिता उसे समझाते हुए यह कहते हैं कि यह बड़े सौभाग्य से तुम्हें इस जेल से रिहा होने का मौका मिला है। ऐसे में अब दोबारा ऐसी गलती न करना जिससे जेल आना पड़े। अपनी पत्नी के अब इस दुनिया में नहीं रहने के कारण जेल से निकलकर विशाल अपने आगे की ज़िंदगी कैसे बिताए यही सोचता हुआ जा रहा है कि तभी उसे मिस्टर जिंदाल का खास व्यक्ति उसे लेकर मिस्टर जिंदाल के पास चला आता है।
अखबार का मालिक मिस्टर जिंदाल के पास आकर विकास उससे पूछता है कि ये लोग उसके प्रति इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं। इस पर मिस्टर जिंदाल उससे बताता है कि यह उस पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि यह एक सामाजिक कार्य चाहता है, और यह चाहता है कि जिस अपराधी ने उसे जेल के अंदर इतने दिनों तक रहने के लिए मजबूर कर दिया, अब जेल से बाहर आने पर वह इन अपराधियों को इस दुनिया से दूर कर दे। इस पर विशाल अब आगे ऐसा नहीं करने की बात करता है। यह सुनकर मिस्टर जिंदाल विशाल से कहता है कि तुमसे ही मिलती जुलती मेरी भी कहानी है। मादक द्रव्य और नशीली दवाओं के इन तस्करों ने मेरी पत्नी को मेरी आंखों के सामने मार दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। यहाँ इन अपराधियों के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता है और सिर्फ उनके आतंक को सहने के लिए मजबूर रहता है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन और नेताओं में भी इन अपराधियों के विरुद्ध कुछ कहने और करने की हिम्मत नहीं है। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि इन अपराधियों के विरुद्ध क्रांति की यह मशाल तुम्हारे मजबूत हाथों में हो। इस पर विशाल कहता है कि वह अपनी साली और अपनी पत्नी के हत्यारे को मारकर ही तो जेल गया था। तब मिस्टर जिंदाल उससे कहता है कि वह तो प्यादा यानी मोहरा था, असली गुनाहगार तो मिस्टर जिब्रान और टायसन है, जिसकी भूमिका गुलशन ग्रोवर ने निभाई है। वे दोनों हैं। जिंदल विशाल से इन दोनों को समाप्त करने के लिए कहता है, लेकिन विशाल ऐसा न करने की बात को एक बार फिर से दोहराते हुए वहाँ से अपना घर चला आता है। विशाल जब अपने घर में प्रवेश करता है तब सबसे पहले उसकी नज़र दीवार पर टंगी अपनी पत्नी और साली की तस्वीर पर पड़ती है और उसके पुराने जख्म या देख फिर से हरे हो जाते हैं। उसके बाद जब वह रात में सोता है तो अखबार के मालिक जिंदाल की कई बातें उसके मन को झकझोरने लगती है और वह उन अपराधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का दृढ़ संकल्प लिए अगले दिन उस अखबार के मालिक जिंदल के पास पाँव फटते ही आकर बताता है कि अब उसके लिए काम करने के लिए तैयार है। इस पर अखबार का मालिक जिंदाल उसे एक फाइल देते हुए अपराधियों का पूरा विवरण उसमें होने की बात बताते हुए अपने विवेकानुसार उन अपराधियों को सफाया करने की बात कहता है। जिंदाल उसे यह भी कहता है कि इस कार्य के लिए उसे जो कुछ पैसे या सिफारिश या अन्य भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह इसे बताए या उसे उपलब्ध करा देगा। इसके बाद विशाल वहाँ से इस मिशन पर निकल जाता है। इधर पुलिस अधीक्षक कामरान इंस्पेक्टर अमर को अपराधियों से नहीं भिड़ने की सलाह देते हुए कहता है कि समाज के लिए अपराधियों से लड़ने के दौरान अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो भी इसके पीछे कोई नहीं आएगा। ऐसे में बेहतर है कि वह सिर्फ दिखावे के लिए अपनी नौकरी करे और अपराधियों से पंगा न ले। इस पर इंस्पेक्टर अमर उससे कहता है कि पुलिस की वर्दी इसने समाज की भलाई के लिए पहनी है, अपराधियों से डरने के लिए नहीं। फिर वह पुलिस अधीक्षक से खुफिया तरीके से अपराधियों से लड़ने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। विशाल और इंस्पेक्टर अमर अपना अभियान चलाकर अपराधी जिब्राल और टायसन के गिरोह के कई अपराधियों का सफाया कर देता है, जिससे घबराकर टायसन और जिब्राल दोनों समझौता करने का मन बना लेता है। खुफिया सूत्रों से अमर को यह सूचना मिलती है कि अगले दिन जिब्राल के यहाँ एक बड़ी पार्टी आयोजित की गई है। इसमें वह मादक द्रव्य और नशा का एक बड़ा सौदा करने वाला है। इंस्पेक्टर अमर और उसकी प्रेमिका पत्रकार रोमा नर्तक और नर्तकी का वेश बनाकर अपराधियों को धोखे में रखकर जिब्राल के उस कार्यक्रम में पहुंच जाता है और नाच गाना करने लगता है। तभी अपराधी बनकर अपराधियों को धोखे में रखकर जिब्राल के उस कार्यक्रम में जब इंस्पेक्टर अमर और उसकी पत्रकार प्रेमिका रोमा नृत्य कर रही होती है, तब अपराधी सरगना जिब्राल और टायसन दोनों आपस में मिलकर यह तय करते हैं कि यह दोनों अपनी अपनी सीमा बांट लेंगे और आपस में मारकाट नहीं करेंगे। और फिर वह दोनों अपने कार्य योजना को भी एक दूसरे से साझा करते हैं, जिससे इंस्पेक्टर अमर को उसके आगे की कार्यवाही की जानकारी हो जाती है। विशाल भी गुप्त रूप से इस कार्यक्रम में आकर इस बात को सुन लेता है और एक एक कर अपराधियों को मारने की योजना बनाता है। जिब्राल के कार्यक्रम में आकर इंस्पेक्टर अमर जब उसके दाहिने हाथ माने जाने वाले अपराधी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो अपराधी उसे पहचान लेता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इस क्रम में जब वह एक चलती हुई गाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करता है तो यहाँ मौजूद विशाल गाड़ी में चढ़ने में मदद कर पहले उसकी हत्या कर देता है और उसे एक सीट पर टिका कर बिठा देता है और खुद आगे की सीट पर बैठ जाता है।
अपराधी का पीछा कर रहा है इंस्पेक्टर अमर जब उस गाड़ी में आकर उस अपराधी को गिरफ्तार करना चाहता है तो उसे मरा हुआ पाता है। फिर वह गाड़ी की आगे की सीट पर बैठा हुआ विशाल को देखकर उसे उस अपराधी का हत्यारा मानते हुए उससे सवाल करता है कि वो इस गाड़ी में कर क्या रहा है। इस पर विशाल उसे अगले स्टेशन का टिकट दिखाते हुए कहता है कि वो अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए इस गाड़ी से सफ़र कर रहा है। इसके बाद दूसरे दिन जब अमर अपराधी सरगना टाइसन के एक दूसरे खास अपराधी को गिरफ्त में लेने के लिए बढ़ता है तो उससे पहले ही विशाल उसकी हत्या कर देता है। इस पर इंस्पेक्टर अमर विशाल को ही इस अपराधी की हत्या के लिए जिम्मेदार मानते हुए उससे तरह तरह का सवाल करता है। तभी अखबार का मालिक जिंदाल वहां आ जाता है और इंस्पेक्टर अमर से कहता है कि 2 घंटा पूर्व तो विशाल उसके साथ था और वह इस बात का प्रमाण भी इंस्पेक्टर अमर को दे देता है। इस पर इंस्पेक्टर अमर विशाल को चेतावनी देते हुए कहता है कि अभी तो प्रमाण के अभाव में यह उसे छोड़ दे रहा है, लेकिन अगर आगे भी उसने ऐसी ही हरकत जारी रखी तो जल्दी ही वह दोबारा जेल के सलाखों के भीतर होगा। इंस्पेक्टर अमर के दबाव बनाने और विशाल के द्वारा जिब्राल और टाइसन दोनों ही अपराधी सरगना के खास की हत्या हो जाने के कारण दोनों एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं। अपराधी सरगना टाइसन अपने प्रतिद्वंदी अपराधी सरगना जिब्राल के पास आता है और उसे अपने आदमी की हत्या के लिए जिम्मेवार बताता है। जिब्राल भी टाइसन पर ऐसा ही आरोप लगाता है और फिर इन दोनों ही गिरोह के लोग एक दूसरे पर बंदूकें तान देते हैं। इस क्रम में जब दोनों ही आपराधिक सरगना एक दूसरे की गोली के निशाने पर अपने आप को पाते हैं तो फिर से समझौता कर लेते हैं और आगे दूसरे के गिरोह पर हमला नहीं करने की शर्त रखकर चले जाते हैं। अपराधी सरगना जिब्रान और टाइसन दोनों अपने अपने अड्डे पर आकर अपने लोगों को भरोसे में लेने के लिए कहते हैं कि इस बार तो उसका प्रतिद्वंदी बच गया क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे, लेकिन अगली बार उसे यह छोड़ेगा नहीं। फिर यह दोनों अपने अपने मादक द्रव्य और नस्लीय दवाओं के धंधे में लग जाते हैं। एक दिन विशाल अपने अब तक की कार्रवाई की सूचना अखबार के मालिक मिस्टर जिंदाल को देता है। इस पर मिस्टर जिंदाल उसे शाबाशी देते हुए पुलिस खासकर इंस्पेक्टर अमर से सावधान रहने की बात करता है और वहाँ से रोमा के बर्थडे पार्टी में चला आता है। वह अंदर ही अंदर रोमा से प्यार करता है, लेकिन वह उस बात को अपनी जुबान पर नहीं लाता है। तभी रोमा के पिता जेलर अपनी बेटी रोमा की सगाई इंस्पेक्टर अमर से करने की बात बता देता है और तब इंस्पेक्टर अमर और रोमा की वहाँ सगाई हो जाती है। इंस्पेक्टर अमर को यह खुफिया जानकारी मिलती है कि सिंगापुर से एक अपराधी सरगना लिली टाइसन से मादक द्रव्य और नशीली दवा का सौदा करने के लिए आ रहा है। इंस्पेक्टर अमर को अपने सहयोगी सब इंस्पेक्टर काशीनाथ से इस बात की भी जानकारी मिलती है कि सिंगापुर का अपराधी सरगना लिली हवाई अड्डे जहाज में चढ़ा ही नहीं। तब इंस्पेक्टर अमर और उसका सहयोगी सब इंस्पेक्टर काशीनाथ लिली और उसके सहयोगी के वेश में टाइसन के अड्डे पर आता है और सौदा तय करता है। इस क्रम में सबसे पहले सब इंस्पेक्टर काशीनाथ की पोल खुल जाती है कि वह लिली का आदमी नहीं है और तब अपराधी गौर से लिली बना इंस्पेक्टर अमर को देखकर पहचान लेता है कि यह लिली नहीं बल्कि कोई और है। तब टाइसन का दूसरा सबसे बड़ा खास अपने अपराधियों को दरवाज़ा बंद कर देने के लिए कहता है और लिली तथा उसके सहयोगी बने सब इंस्पेक्टर पर पहचान बताने के लिए कहता है। इस पर इंस्पेक्टर अमर अपनी नकली दाढ़ी और बाल हटा देता है और टाइसन के खास अपराधी को गिरफ्तार होने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर अमर के वहाँ होने की बात जानकर सारे अपराधी इंस्पेक्टर अमर और सब इंस्पेक्टर काशीनाथ की जान लेने के लिए दोनों पर हमला बोल देता है, लेकिन इंस्पेक्टर अमर और उसका सहयोगी सब इंस्पेक्टर काशीनाथ इन सारे गुंडों को मार कर उसकी हालत ख़राब कर देता है। तब टाइसन का यह खास वहाँ मौजूद मादक द्रव्य और नशीली दवाओं से भरा ब्रीफकेस उठाकर जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। अमर उस का पीछा करता है। तभी विशाल वहाँ एक कार लेकर आ जाता है और टाइसन के उस खास को बिठा लेता है। फिर एक जगह वह खुद कार से छलांग लगा देता है और कार को एक गड्ढे में गिरने के लिए छोड़ देता है। उस गड्ढे में गिरकर कार चकनाचूर हो जाता है और उसमें आग लग जाती है, जिसमें टाइसन का वह खास मारा जाता है। हालांकि इंस्पेक्टर अमर इसे एक कार दुर्घटना मानता है, लेकिन तभी सब इंस्पेक्टर काशीनाथ को वहाँ से भाग रहा विशाल दिखाई पड़ता है। उसके बाद इंस्पेक्टर अमर यह जान जाता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि विशाल के द्वारा की गई हत्या है। अपराधी सरगना टाइसन पुलिस अधीक्षक कामरान को बुलाकर पुलिस की कार्रवाई में थोड़ी ढिलाई बरतने की बात करता है। तब पुलिस अधीक्षक कामरान कहता है कि इंस्पेक्टर अमर उस कार्यक्रम में जरूर गया था, लेकिन उसने किसी की हत्या नहीं की है। पुलिस खुद इस बात को लेकर परेशान है कि यह हत्या कौन कर रहा है
और किसके इशारे पर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिब्रान अपने आदमियों की हत्या को टायसन के द्वारा कराई जा रही हत्या मानता है और टायसन को इसके लिए सबक सिखाने की बात करता है। तभी सब इंस्पेक्टर काशीनाथ वहाँ आकर उसे बताता है कि हत्या टायसन के अपराधियों ने नहीं की है और ना ही पुलिस ने की है, बल्कि यह हत्या विशाल ने की है। विशाल को आपराधिक सरगना टायसन की गुप्त फैक्ट्री का पता चलता है, जहाँ मादक द्रव्य और नशीली दवाओं का बनाकर छोटी छोटी पुड़ियों में बंद कर उसे देश भर में फैलाया जाना है। विशाल एक बम और एक चाकू लेकर उस गुप्त फैक्ट्री में प्रवेश करता है। सबसे पहले वह दरबान को मार देता है, उसके बाद उस फैक्ट्री की सुरक्षा में लगे अपराधी का दूसरा और तीसरा ग्रुप उस पर हमला बोल देता है, तो अपने साथ लाए हुए छुरे से वह उन सभी की जान ले लेता है। इस मारे गए अपराधियों में से वह 2 अपराधियों का रिवॉल्वर अपने पास रख लेता है और उस जगह पर चला जाता है जहां अपराधी मादक द्रव्य और नस्ली दवा बना रहे होते हैं और पुड़िया में पैक कर रहे होते हैं। यहाँ आकर वह अंधाधुंध गोली चलाकर मादक द्रव्य और नशीली दवा बनाने वाले सारे उपकरणों को तोड़ फोड़ देता है और वहाँ मौजूद अपराधियों की जान ले लेता है। जैसे ही इसके दोनों रिवॉल्वर की गोलियां खार समाप्त होती है, वैसे ही बाकी बचा अपराधी इस पर बंदूक तान देता है। तब यह अपने पास छुपाए हुए बम को निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे वहाँ बड़ा भारी विस्फोट होता है और आग लग जाती है। सारे अपराधी उस विस्फोट में जलकर खाक हो जाते हैं। अपराधी सरगना टायसन इसे अपने विपक्षी सरगना जिब्रान के गिरोह की कार्रवाई मानता है और जिब्रान को फ़ोन कर इसका परिणाम भुगतने की धमकी देता है। इस पर जिब्रान उसे बताता है कि यह उसके गिरोह की कार्रवाई नहीं है और न ही यह पुलिस की कार्रवाई है, बल्कि यह सब विशाल का किया धरा है। ऐसे में हम लोगों को आपसी दुश्मनी भुलाकर एक हो जाना चाहिए और विशाल तथा पुलिस दोनों को ही सबक सिखाना चाहिए। फिर वह टायसन को अपने अड्डे पर बुलाता है, लेकिन टायसन उसे उसके क्षेत्र में आने के लिए कहता है जो न तो उसके अधिकार क्षेत्र में हो और न इसके अधिकार क्षेत्र में। इसके बाद अपराधियों का दोनों सरगना जिब्रान और टायसन अपने अपने गिरोह के साथ भारी अस्त्र शस्त्र लेकर उस निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाता है। जिब्रान और टायसन आगे की रणनीति को लेकर बात कर रहे होते हैं, तभी विशाल दूर से छिपकर टेलीस्कोपिक राइफल की मदद से टायसन की बाहों में गोली मार देता है। टायसन इसे जिब्रान के गिरोह की कार्रवाई मानते हुए वहाँ से थोड़ी दूर हटकर अपने आदमियों को आदेश देता है कि वह जिब्रान था उसके गिरोह पर हमला कर सबकी जान ले ले, और तब जिब्रान भी अपने गिरोह के अपराधियों को ऐसी ही बात कहता है। इस हमले में दोनों गिरोह के लोग हताहत हो जाते हैं। जिब्रान की हालांकि सांसें चल रही होती है, तभी विशाल वहाँ आकर उसकी हत्या कर देता है। विशाल को जिब्रान की हत्या करते देख टायसन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन विशाल उसका भी पीछा कर उसकी जान ले लेता है। विशाल जब इस बात की जानकारी अखबार के मालिक जिंदल को देता है तो वो बहुत खुश होता है और अपने आदमियों से कहता है कि अब तो सिर्फ पुलिस अधीक्षक कामरान ही बचा है। विशाल जल्दी ही उसकी भी हत्या कर देगा। फिर वह अपने आदमियों से कहता है कि वो इस बात के लिए आज बहुत खुश है। विशाल जब पुलिस अधीक्षक कामरान की हत्या करने के लिए उसके कार्यालय में आता है और छिपकर उस पर निशाना लगाने लगता है, तभी वह सुनता है कि पुलिस अधीक्षक कामरान यह कहकर उसकी प्रशंसा कर रहा है कि वह अपराधियों को मारकर एक तरह से पुलिस का ही काम कर रहा है। उसकी प्रशंसा में तो वह यहाँ तक कह देता है कि सरकार पुलिस बहाल करने की जगह ऐसे ही प्रतिबद्ध समाज सेवी को नौकरी पर रखे तो जल्दी ही समाज से सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे। यह सुनकर विशाल पुलिस अधीक्षक कामरान की हत्या करने का विचार बदल लेता है और वहाँ से अखबार के मालिक जिंदाल के पास चला आता है। विशाल यहाँ जिब्रान को जिंदाल से बात करते देखता है तो चकित रह जाता है, क्योंकि अपने जानते तो उसने जिब्रान को मार ही दिया था। फिर वह छिपकर दोनों की बातें सुनने लगता है। जिंदल जिब्रान से कहता है कि विशाल अब तक पुलिस अधीक्षक कामरान को भी मार चुका होगा। तब विशाल उन दोनों के पास चला आता है और जिंदाल से कहता है कि उसने पुलिस अधीक्षक कामरान की हत्या नहीं की है। इस पर जिंदाल उससे पूछता है कि कामरान को उसने क्यों छोड़ दिया, वह तो बड़ा कमीना आदमी है। इस पर विशाल कहता है कि वह कमीना नहीं है, वह एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी है, ऐसे में यह उसे नहीं मारेगा। इस पर जिंदाल विशाल को एक जोरदार चपत लगा देता है, जिससे विशाल वहाँ गिर जाता है। फिर वह वहाँ मौजूद एक शीशे की कटोरी से जिंदाल पर वार कर देता है, तो जिंदाल उस कटोरी को पकड़ लेता है। इसे देखकर विशाल जिंदाल से कहता है कि आप अंधे नहीं हैं, क्योंकि अंधा व्यक्ति इतनी आसानी से अपनी ओर आ रही कटोरी को पकड़ नहीं सकता है। इसके बाद जिंदाल अपना चश्मा हटाकर उसे दिखा देता है कि वह अंधा नहीं है। इस पर जब गुस्सा कर विशाल जिंदाल पर हमला करता है, तब जिब्रान उसे अपने बंदूक के निशाने पर ले लेता है। फिर जिंदाल उसे एक कुर्सी से कसकर बांध देता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है।
जिंदाल कहता है कि उसे बहुत जल्दी पैसे कमाने का धुन सवार था, लेकिन उसमें कोई योग्यता नहीं थी, फिर वह इतना पैसा कैसे कमा पाता। वह तो अपनी पत्नी के साथ अपने दोस्त इंस्पेक्टर करण, जो अमर के पिता थे, उसके घर रहता था। जिंदल की पत्नी अक्सर इंस्पेक्टर करण से कहा करती थी कि आपका दोस्त जो मेरा पति है वह मेरे पिता के अखबार में काम करना नहीं चाहता है, ऐसे में आप उसे समझाइए कि कब तक वह आपके टुकड़ों पर पलता रहेगा। तब इंस्पेक्टर करण उससे कहता है कि कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी वहां आने वाली है, जब वह भी यहां आ जाएगी तब एक दिन खाने के दौरान प्रेम से उसे सारी बातें समझाऊंगा। जिंदाल अपनी पत्नी और इंस्पेक्टर करण के बीच हो रही यह बात सुन लेता है और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपराधी जिब्रान और टायसन से दोस्ती कर लेता है। यह दोनों उसे बताते हैं कि इंस्पेक्टर करण के यहाँ पदभार ग्रहण करने के बाद से उन लोगों का धंधा मंदा पड़ गया है। ऐसे में अगर वह उसकी एक खेप को शहर के पास करवा देता है तो इसके हाथ एक बड़ी धनराशि लग जाएगी, और चूँकि वह इंस्पेक्टर करण का दोस्त है इसलिए इसकी गाड़ी की कोई तलाशी भी नहीं लेगा। इसके बाद जिंदाल रात में अपने दोस्त करण के यहाँ आकर, रात में जब सब सो जाते हैं तो चुपके से उसकी अलमारी से उसका रिवॉल्वर और उसकी वर्दी निकाल लेता है और उसकी ही सरकारी गाड़ी लेकर अपराधी सरगना जिब्राल और टायसन के पास आता है। वहाँ वह उससे मादक द्रव्य और नशा का खेप लेकर शहर से बाहर ले जाकर दूसरे अपराधी गिरोह तक पहुँचा देता है। वहाँ से जब वह वापस जिब्राल और टायसन के पास आकर पैसे का बंटवारा करने के लिए कहता है तो जिब्राल और टायसन पैसे को 3 बराबर हिस्से में बांटने के लिए कहता है, लेकिन जिंदल कहता है कि रिस्क उसने उठाया है इसलिए आधा पैसा उसका। इस पर जिब्राल और टायसन उसे वहाँ से भगा देता है और उसके पैसे को आधा आधा बांट लेता है। जिंदाल जब उस दोनों अपराधी सरगना के पास से अपने मित्र इंस्पेक्टर करण के घर आता है तो इंस्पेक्टर करण उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो आज मैं तुम्हारी जान ले लेता, क्योंकि तुमने मेरी दोस्ती का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो मैं तुम्हारी जान नहीं लेकर सिर्फ तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। यह कहकर इंस्पेक्टर करण जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगता है तब जिंदाल अपने रिवॉल्वर जो उसने पिछली रात अलमारी से निकाली थी उससे ही इंस्पेक्टर करण का खून कर देता है। उसके द्वारा इंस्पेक्टर करण की हत्या करने की इस दृश्य को उसकी पत्नी देख लेती है। यह देख वह जिंदल की पत्नी पुलिस अधीक्षक कामरान को इंस्पेक्टर करण की हत्या हो जाने की बात बताते हुए जल्दी आने के लिए कहती है। इससे पहले कि वह हत्यारे के बारे में पुलिस अधीक्षक कामरान को कुछ बता पाती, जिंदाल उसकी जान ले लेता है। जिंदाल की पत्नी के फ़ोन पर जब पुलिस अधीक्षक कामरान वहां आता है तो जिंदाल फुट फुट कर रोने लगता है। वह पुलिस अधीक्षक कामरान को बताता है कि किसी ने इंस्पेक्टर करण और मेरी पत्नी की हत्या कर दी, और जब मैं शोर सुनकर हत्यारे को पकड़ने के लिए दौड़ा तो उसने मुझे भी उठाकर नीचे फेंक दिया। हड़बड़ी में मैं उस हत्यारे का चेहरा नहीं देख सका और अब तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है। इसी समय इंस्पेक्टर करण की पत्नी अपने बच्चे अमर के साथ वहां आती है। जिंदाल उसे भी मार देता, लेकिन मामले की नज़ाकत को समझते हुए पुलिस अधीक्षक कुलकर्णी उसे एक गुप्त जगह पर ले जाकर हमेशा के लिए रहने का सुझाव देता है। ऐसा करते हुए वह उस मामले को पुलिस अधीक्षक कुलकर्णी को एक गुप्त जगह पर ले जाकर सुरक्षित रख देता है। यह कहानी विशाल को सुनाकर जिंदाल विशाल से कहता है कि मेरे रास्ते में जो कोई भी आता है उसे मैं हमेशा के लिए समाप्त कर देता हूँ, और फिर वह यह कहते हुए विशाल के पैरों पर एक टाइम बम रख देता है और जिब्रान के साथ वहाँ से दूर चला जाता है। अखबार का मालिक जिंदाल और जिब्रान के वहाँ से जाते ही विशाल उस टाइम बम से बचने का प्रयास करने लगता है। इस क्रम में वह सबसे पहले अपने पैरों से टाइम बम को अलग कर देता है और फिर कुर्सी को दीवार से टकराकर उसे तोड़कर बंदर खोलकर वहाँ से टाइम बम फटने से पहले ही भाग जाता है। इधर इस दौरान इंस्पेक्टर अमर विशाल के विरुद्ध सबूत जुटाने के उद्देश्य से उसके घर जाता है और जिंदल के द्वारा दी गई वह फाइल जिसे देख कर विशाल सारे हत्याओं को अंजाम दे रहा था उसे लेकर अपने घर आता है। दूसरी तरफ विशाल बम से बचकर इंस्पेक्टर अमर के ही घर आता है, जहां उसके चेहरे से खून बहता देख इंस्पेक्टर अमर की मंगेतर पत्रकार रोमा उसके चेहरे पर मौजूद घाव की सफाई और मरहम पट्टी करने लगती है। यह देखकर इंस्पेक्टर करण काफ़ी गुस्सा जाता है और विशाल से कहता है कि उसके अपराधों के सारे सबूत अब उसके हाथ लग गए हैं, इसलिए वह खुद
को पुलिस के समक्ष समर्पण कर दे और ऐसा करते हुए वह विशाल को हथकड़ी से जकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विशाल इंस्पेक्टर अमर को वहीं रुक जाने के लिए कहता है। पत्रकार रोमा भी इंस्पेक्टर अमर से विशाल की बात सुनने के लिए कहता है, लेकिन वह अपने मंगेतर पत्रकार रोमा को भी एक थप्पड़ जड़ देता है और विशाल को जबरन पुलिस थाने ले जाने लगता है। तब विशाल भी इंस्पेक्टर अमर से भिड़ जाता है और दोनों एक दूसरे को मार कर घायल कर देते हैं, लेकिन अंत में इंस्पेक्टर अमर विशाल को अपने काबू में कर लेता है। अखबार का मालिक जिंदाल उस टाइम बम दुर्घटना में विकास को मरा हुआ समझता है और अपने अपराध की दुनिया को तेजी से बढ़ाने लगता है। उसके मादक द्रव्यों और नशीली दवाओं का व्यापार अब सिर्फ भारत ही नहीं यूरोप तक पहुंच गया है। यूरोप के कुछ तस्कर इस सिलसिला में उसके पास आते हैं और वह एक बड़ी सौदा तय करते हैं। जिंदल उससे कहता है कि वह भारत की जगह यूरोप के किसी शहर में रहेगा और वहीं से अपना इस मादक द्रव्य और नशीली दवाओं का अवैध धंधा चालू रखेगा। वह यह भी बताता है कि वह इंस्पेक्टर अमर की मंगेतर पत्रकार रोमा से जबरन ब्याह कर लेगा और उसे भी लेकर यूरोप चला जाएगा। इस बीच सब इंस्पेक्टर काशीनाथ जिब्रान को थाना की एक खुफिया जानकारी देता है कि इंस्पेक्टर अमर ने विशाल को जेल में बंद कर दिया है, जो 2 से 3 दिन के अंदर इस हत्याकांड के सारे रहस्यों का पर्दाफाश कर देगा। अपराधी सरगना जिब्रान जब इंस्पेक्टर काशीनाथ को लेकर जिंदल के पास सारी बात बताता है और कहता है कि विशाल के पर्दाफाश करने के साथ ही वे सब भी हवालात के अंदर चले जाएंगे। इस पर अखबार का मालिक जिंदाल कहता है कि 2-3 दिन आने में अभी बहुत वक्त है। ऐसा कहकर वो एक बड़ी पार्टी का आयोजन करता है। जिंदल की इस पार्टी में जिब्रान जैसे कई अपराधी सरगना जो सफ़ेद पोश के रूप में रह रहे होते हैं वे तो शामिल होते ही हैं। पुलिस अधीक्षक कामरान और इंस्पेक्टर अमर भी वहाँ आते हैं। इंस्पेक्टर अमर यहाँ रोमा को अपनी उपेक्षा कर जिंदल से निकटता बढ़ाते देख, उसके साथ नृत्य करते देख जल भुन जाता है और कभी नशा का उपयोग नहीं करने वाला अमर वहाँ नशा का उपयोग करता है और जम कर पीता है, गम भरे गाना गाने लगता है। उसकी मंगेतर पत्रकार रोमा इसे देखकर गम भरी निगाहों से उसकी तरफ देखती तो ज़रूर है, लेकिन अपने कुछ खास व्यवस्था को लेकर जिंदल के साथ ही बनी रहती है। इंस्पेक्टर अमर और सारे मेहमानों के जाने के बाद जब पत्रकार रोमा वहाँ से जाने लगती है तो अखबार का मालिक जिंदाल उसे जबरन वहाँ रोक लेता है और उससे कहता है कि इंस्पेक्टर अमर को छोड़कर अब वह इसकी पत्नी बन जाए। पत्रकार रोमा इसका विरोध करती है तो जिंदल कहता है कि अब उसके पास इसकी पत्नी बनकर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। फिर वह उसे एक कामोत्तेजक सुई लगा देता है जिससे पत्रकार रोमा कुछ क्षण के लिए उससे प्यार करने लगती है, लेकिन जैसे ही इस सुई का प्रभाव खत्म हो जाता है वह जिंदाल के पास से भागने का प्रयास करती है। तब जिब्रान और जिंदाल के दूसरे अपराधी बार बार उसे पकड़कर जिंदाल के पास पहुंचा देते हैं। शहर में हुई हत्याओं का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से जब इंस्पेक्टर अमर थाना में विशाल से मिलने आता है तो यहाँ पाता है कि पुलिस अधीक्षक कामरान विशाल को कारागार से निकालकर यह समझा रहा होता है कि सेवानिवृत्त होने से पहले वह उसे अपने रिस्क पर छोड़ रहा है ताकि एक समाज से भी समाज और कानून की गलत व्यवस्था की भेंट न चढ़ जाए। यह सुनकर इंस्पेक्टर अमर पुलिस अधीक्षक कामरान से कहता है कि मैं बार बार अपराधियों को पकड़ कर लाता हूं और आप बार बार उसे छोड़ देते हैं। लगता है कि आप भी अपराधियों से मिले हुए हैं। यह सुनकर पुलिस अधीक्षक कामरान कहता है कि ना तो मैं अपराधियों से मिला हुआ हूं और न ही विशाल असल मायने में अपराधी है। असल मायने में अगर कोई अपराधी है तो वह कोई दूसरा है और यह तो उसका एक मोहरा मात्र है। इससे पहले कि इंस्पेक्टर अमर और कुछ कह पाता अखबार के मालिक जिंदल का फ़ोन वहां आ जाता है। वह पुलिस अधीक्षक कामरान को अपने आगे के इरादे बताते हुए कहता है कि इंस्पेक्टर अमर की मंगेतर पत्रकार रोमा उसके कब्जे में है और यह उसकी जबरन शादी कर उसके साथ यूरोप जा रहा है और वहीं से अपने इस विशाल मादक द्रव्य और नशीली दवाओं के व्यापार को संचालित करेगा। वह यह भी कहता है कि विशाल चाहे जो कुछ खुलासा करे कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला क्योंकि मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं। पत्रकार रोमा से जबरन शादी की बात सुनकर इंस्पेक्टर अमर काफ़ी गुस्सा जाता है और पुलिस अधीक्षक कामरान से फ़ोन का रिसीवर लेकर जिंदल को उसके द्वारा की जा रही इस हरकत का परिणाम भुगतने की धमकी देता है। इस पर जिंदल कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और धमकी देने की जगह खुद को रोमा के बिना रहने की आदत डालो, क्योंकि रोमा से तो मैं शादी कर उसे यूरोप लेकर जा रहा हूँ। फ़ोन पर यह बात सुनकर पुलिस अधीक्षक कामरान विशाल और इंस्पेक्टर रोमा
को जिंदल के चंगुल से कैसे बचाए, इस पर विचार करने लगता है। इंस्पेक्टर अमर कहता है कि उसने विशाल को गुप्त तरीके से कारागार में बंद किया था। उसके कारागार में होने की जानकारी जिंदाल को तभी मिल सकती है जबकि हमारे थाने का ही कोई न कोई व्यक्ति इस अपराधियों से मिलकर थाना की गुप्त सूचना उसे पहुंचा रहा हो। फिर वह पुलिस अधीक्षक कामरान से कहता है कि वह देखकर अपने बीच मौजूद ऐसे गद्दार को पहचान लेगा। फिर वह सब इंस्पेक्टर काशीराम के पास जाता है और उसे गौर से देखता है, लेकिन उसे न पकड़कर एक अन्य पुलिस कांतीराम को पकड़कर कारागार में बंद करवा देता है। इंस्पेक्टर अमर द्वारा कांतीराम को जेल में डलवाने को लेकर पुलिस अधीक्षक कामरान कहता है कि लगता है तुम्हारा तीर इस बार निशाने पर नहीं लगा। तब इंस्पेक्टर अमर कहता है कि तीर चाहे निशाने पर लगा हो या न लगा हो, लेकिन इसका कुछ न कुछ असर तो ज़रूर होगा। इंस्पेक्टर अमर के द्वारा गद्दार के रूप में नहीं पहचाने जाने की खुशी में सब इंस्पेक्टर काशीराम, जो अपराधियों के लिए मोहरे की तरह थाना की गुप्त सूचना अपराधियों को पहुंचाता है, वह जिब्रान को फ़ोन लगाकर खुशी प्रकट करते हुए कहता है कि इंस्पेक्टर अमर की आंख भी धोखा खा गई। तब जिब्रान उससे कहता है कि वह इस समय अखबार के मालिक जिंदल के पास जा रहा है और वह भी थाना की और गुप्त सूचना लेकर यहाँ आ जाए। पुलिस सब इंस्पेक्टर काशीराम जैसे ही एक कार लेकर आपराधिक सरगना जिब्रान के कहे अनुसार जिंदल के नए ठिकाने पर, जहां वह पत्रकार रोमा को जबरन अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने गुंडों के साथ प्रताड़ित कर रहा है, वहां जाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर अमर और विशाल उस पर हमला बोल देता है और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसे यह कहकर कि वह कार लेकर सीधे अखबार के मालिक जिंदाल के ठिकाने पर जाए। फिर यह दोनों AK-47 राइफल लेकर उस कार की डिक्की में छुपकर बैठ जाते हैं। सब इंस्पेक्टर काशीराम कार को पार्किंग में खड़ा कर जिंदल से मिलने के लिए जाने लगता है तो उसकी सुरक्षाकर्मी उसे रोक देते हैं। तब वह खुद जिंदाल को काफ़ी निकट होने की बात करता है। तब सुरक्षाकर्मी उसकी कार का चाबी लेकर उसकी तलाशी लेने लगता है और डिक्की को खोलता है तो उसके डिक्की के अंदर बैठे हुए इंस्पेक्टर अमर और विशाल गोली चलाकर उसकी तो जान लेता ही है, फिर दूसरी और तीसरी पंक्ति के सुरक्षा कर्मियों की भी जान लेते हुए सीधे जिंदल के पास चला जाता है। यहाँ मौजूद जिंदल के सुरक्षाकर्मी जब इंस्पेक्टर अमर और विशाल पर गोलियां चलाने लगता है तो यह दोनों अपने साथ लाए AK-47 राइफल से सभी को मार देता है। इस क्रम में अपराधी सरगना जिब्रान उसे रोकने के लिए गोली चलाता है तो यह दोनों उससे बचकर उसे भी अपनी गोली का शिकार बना लेते हैं। यह देख जिंदाल इंस्पेक्टर अमर की मंगेतर पत्रकार रोमा को जबरदस्ती अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है। तभी विशाल अचानक हवा में छलांग लगाकर जिंदल पर अपनी लात से जोरदार प्रहार करता है और रोमा को उसकी चंगुल से छुड़ा लेता है। तब जिंदल अपनी बंदूक से इंस्पेक्टर अमर और विशाल पर गोली चलाने लगता है और इस क्रम में पहले तो अमर और विशाल इधर उधर छिपता है ताकि गोली न लग जाए, लेकिन जैसे ही जिंदल की गोली समाप्त होती है दोनों उस पर हमला बोल देते हैं। तब तक जिंदल के दूसरे गुंडे भी वहां आ जाते हैं और सब मिलकर इंस्पेक्टर अमर और विशाल पर प्रहार करने लगते हैं। इससे जिंदाल फिर से रोमा को अपनी गिरफ्त में लेने में सफल हो जाता है और वहां से भागने लगता है। विशाल जिंदाल के गुंडों को निपटाकर एक बार फिर से जिंदल से भिड़ जाता है और इंस्पेक्टर अमर की मंगेतर पत्रकार रोमा को उसके चंगुल से छुड़ाने का प्रयास करता है। इस क्रम में जिंदाल विशाल को अपनी बंदूक के निशाने पर ले लेता है और इंस्पेक्टर अमर को धमकी देता है कि अपने हथियार को नीचे फेंक दे, नहीं तो वह विशाल को मार देगा। विशाल उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन इंस्पेक्टर अमर जिंदाल की बातों का ही पालन करता है। इसके बाद जिंदाल इंस्पेक्टर अमर से नीचे झुककर अपनी नाक जमीन में रगड़ने के लिए कहता है। जब इंस्पेक्टर अमर जमीन से अपनी नाक रगड़ रहा होता है तभी जिंदाल उसे गोली मारना चाहता है, लेकिन विशाल खुद उस गोली को झेल लेता है और इंस्पेक्टर अमर की जान बचा देता है। यह देखकर इंस्पेक्टर अमर अखबार के मालिक जिंदाल पर कई गोलियां चलाकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद इंस्पेक्टर अमर और उसकी मंगेतर पत्रकार रोमा दोनों विशाल के पास आकर उसे ढाढ़स बनाते हैं, लेकिन विशाल यह कहते हुए अपना प्राण त्याग देता है कि तुम ही ठीक थे यार, मैं तो इन अपराधियों का मोहरा बन गया था। तब तक पुलिस अधीक्षक कामरान और पत्रकार रोमा के पिता जेलर भी वहां पहुंच जाते हैं। वो पत्रकार रोमा की हाथ इंस्पेक्टर अमर के हाथों में देते हुए कहते हैं कि यह है तुम्हारा कर्तव्यपरायणता का पुरस्कार। इस दृश्य के साथ ही फिल्म मोहरा की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।